गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम कक्षा 10वीं के पहले लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का अगला टॉपिक करेंगे और वो है अभिक्रियाओं के प्रकार कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। इस टॉपिक की इंग्लिश मीडियम की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं आपको यही टॉपिक हिंदी में समझाऊंगी। तो सबसे पहला जो प्रकार है अभिक्रिया का वो है बेटा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अगर हम आम हिंदी भाषा में मतलब देखें तो संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो आप ये कह सकते हो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, उनमें क्रिया होती है और क्रिया होकर वो कोई नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो आपकी किताब में उदाहरण दिया हुआ है उसमें क्या किया गया है, एक बीकर के अंदर जल लेकर उसमें कैल्शियम ऑक्साइड को डाला गया है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में ऊष्मा बनती है। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है। तो आपको यहाँ पे उदाहरण में ये अभिक्रिया याद करनी है। कैल्शियम ऑक्साइड को आम भाषा में बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। तो जब वो जल के साथ क्रिया करेगा तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में ऊष्मा बनाएगा, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में जो ये LSA क्यों दिया हुआ है, S का मतलब होता है सॉलिड, यानी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो ठोस अवस्था में है। जल के आगे L दिया हुआ है, L का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड का मतलब कि जल तरल अवस्था में है। और बुझा हुआ चूना के आगे एक्वस लिखा हुआ है। एक्वस का मतलब होता है जब हम किसी चीज को पानी में घोल के बनाते हैं। तो अगर आप इन ब्रैकेट वाली चीज़ों को ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी का जो आपकी क्रिया है वो आपको अच्छे से लिखनी है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपकी किताब में दिए हुए हैं। अब यहाँ पर जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, मतलब जो बुझा हुआ चूना बना है, अगर इसी को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ देते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसको हम सफ़ेदी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो संगमरमर का पत्थर होता है उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो ये क्रिया भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा जो अगला उदाहरण आपकी किताब में दिया हुआ है वो है कोयले का दहन। कोई भी ऐसा ईंधन जिसके अंदर कार्बन है, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, जब वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी, मतलब उसका जब दहन होगा वो जलेगी तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो CO2 बनाती है। तो ये भी सबसे सिंपल क्रिया है जो आप संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण में याद कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ जुड़कर जल बनाती है तो इसको भी आप उदाहरण दे सकते हैं। तो मतलब इसकी परिभाषा यही है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे आपने जो एक और चीज ध्यान देनी है वो ये है कि जब भी किसी अभिक्रिया में संयोजन होता है, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, तो वहां पर ऊष्मा भी, गर्मी भी जरूर पैदा होती है, मतलब किसी न किसी रूप में ऊर्जा जरूर पैदा होगी। तो इसलिए हम उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती हैं उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये प्रश्न भी आपसे अलग से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें भी आप वही उदाहरण दे सकते हो जो आपने संयोजन में पढ़े। जैसे CH4 है, CH4 होती है मीथेन, जिसे हम प्राकृतिक गैस बोलते हैं। उसका भी जब दहन होगा, जब भी आपके पास दहन शब्द दिया हो तो दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। तो वो भी जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनाएगी। इसी तरीके से जब कोई चीज़ हमारे पेट में पचती है, जैसे आप चावल खाते हो, आलू खाते हो, तो वो भी जब हमारे शरीर में पचते हैं, मतलब हम उनसे श्वसन करते हैं, तो वहाँ पर भी ऊर्जा बनती है। तो जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। उसके साथ भी जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो वो CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा बनाएगा। और यहाँ पे इस अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत ही आसान है। ग्लूकोज को छोड़कर आपने बाकी सबके आगे 6 लगा देना है तो आपका ये संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, संयोजन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर कुछ नया बनाते हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है वो अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। इसी के बाद जो तीसरा हमारे पास आता है यहाँ पर वो है वियोजन।
जिसको हम अपघटन भी बोलते हैं, ये बिल्कुल संयोजन का ऑपोजिट है। संयोजन का मतलब था जुड़ना, वियोजन का मतलब होता है टूटना। संयोजन में क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर कुछ नया बना रहे थे। वियोजन में आप उल्टा कर दो, जब एक बड़ा पदार्थ टूट जाता है और टूटकर दो या तीन छोटे छोटे उत्पाद बनाता है तो उसे हम वियोजन बोलते हैं। तो इसमें जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर हम फेरस सल्फेट को एक टेस्ट ट्यूब में ले लें, जैसे यहाँ पे अभिक्रिया में दिखाया हुआ है, और उसको गर्म करें, ऊष्मा देने का मतलब उसको गर्म करते हैं, तो वो टूटकर तीन चीजें बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर एक बड़े पदार्थ ने टूटकर छोटे छोटे तीन पदार्थ बनाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक या अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। अब यहाँ पर भी जो एक बात याद रखने की है वो ये है कि जिस तरीके से संयोजन अभिक्रिया जब कंप्लीट होती थी तो ऊष्मा पैदा होती थी, मतलब गर्मी वहां पे पैदा हो रही थी, ऐसे ही वियोजन अभिक्रिया को करने के लिए हमें उसे गर्मी देनी पड़ती है, इसलिए हम उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। पर यह करने से पहले मैं थोड़े से आपको इसके और उदाहरण बताऊंगी। अगला उदाहरण यहाँ पे जो दे रखा है वो है चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एक पदार्थ से दो चीजें बनी, तो ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरीके से लेड नाइट्रेट को भी जब गर्म करते हैं तो वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। इसके अलावा जब सिल्वर क्लोराइड, Ag जो है वो चिन्ह होता है सिल्वर का, सिल्वर क्लोराइड भी जब सूर्य के प्रकाश में गर्म होता है तो वो सिल्वर और क्लोरीन बनाता है। या सिल्वर ब्रोमाइड है, वो भी जब सूर्य के प्रकाश में गर्म होता है तो सिल्वर और ब्रोमीन बनाता है। तो बहुत सारे उदाहरण है आपकी किताब में, आप इनमें से कोई भी उदाहरण आसानी से कर सकते हो जो आपको इजीली लर्न हो जाए। तो हमने क्या देखा कि जितनी भी वियोजन अभिक्रिया है उनमें हमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है, प्रकाश या विद्युत, मतलब किसी न किसी रूप में हमें उसको ऊर्जा देनी पड़ती है। तो जिन अभिक्रियाओं को होने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, मतलब जो ऊर्जा को शोषित करती हैं, ग्रहण करती हैं, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपकी संयोजन अभिक्रिया थी उन अभिक्रियाओं में ऊष्मा पैदा होती थी, इसलिए उन्हें हम बोलते थे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन जो वियोजन अभिक्रिया है उन्हें होने के लिए ऊष्मा चाहिए होती है, इसलिए उन्हें बोलते हैं हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहाँ तक बच्चों हमने 4 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ ली। पहली है संयोजन, दूसरी है ऊष्माक्षेपी, तीसरी है वियोजन और चौथी है ऊष्मा शोषी। हर एक अभिक्रिया का आपको एक एक एग्जाम्पल अच्छे से आना चाहिए। संयोजन और ऊष्माक्षेपी में आप एक ही उदाहरण याद कर सकते हो, इसी तरह से वियोजन और ऊष्मा शोषी में भी आप कोई एक उदाहरण आसानी से याद कर सकते हो। इसके बाद जो 5वें प्रकार की अभिक्रिया आती है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है किसी चीज को उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह किसी और को रख देना। तो यहाँ पर जो ये आपको उदाहरण दिया हुआ है, ये उदाहरण आपका वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल फाइल में भी सबसे पहला प्रयोग है और ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। यहाँ पर क्या किया गया है, हमने कॉपर सल्फेट का घोल बना लिया। कॉपर सल्फेट एक नीले रंग के क्रिस्टल्स होते हैं, जब हम उनको पानी में घोलते हैं तो वो इस तरह से स्काई ब्लू कलर का एक घोल बना लेते हैं। हमने उसके बाद उसके अंदर लोहे की कीलों को टांग दिया और लगभग 20 मिनट के लिए उसको डुबोकर छोड़ दिया। तो 20 मिनट के बाद हम क्या देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट का घोल नीले रंग का था वो धीरे धीरे हल्का हरे रंग का होने लग जाएगा और जो लोहे की कील पहले बिल्कुल सिल्वर चमकदार थी उनके ऊपर की भी जो पॉलिश है, जो चमक है, वो हटने लग जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने कॉपर सल्फेट में लोहे की कील को डाला तो लोहे ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, मतलब लोहे ने कॉपर की जगह छीनकर उसकी जगह वो खुद आ गया और उसने कॉपर यानी कि तांबे को अलग कर दिया। तो इसे हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अब जरूरी नहीं है आपने सिर्फ लोहे के साथ ये क्रिया दिखानी है। अगर हम यहाँ पे लोहे की जगह जिंक ले लें तो जिंक जो है वो भी कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर सकता है, यानी कि कॉपर की जगह जिंक आ जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम Pb मतलब लेड के अंदर भी कॉपर क्लोराइड डालेंगे तो वो लेड क्लोराइड बना देगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो मतलब जो भी तत्व ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, ज्यादा क्रियाशील होगा, वो हमेशा अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा सकता है।
तो इसमें जैसे आप उदाहरण कर सकते हो, यदि आप बस में सफ़र कर रहे हो और आप बस में चढ़े तो बस में कोई सीट खाली नहीं थी, एक सीट पर 2 व्यक्ति बैठे थे। अगर उन 2 व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति आपको अपनी सीट दे देता है तो आप उसकी जगह आ जाते हो, वो खड़ा हो जाता है, तो वो विस्थापन अभिक्रिया हो सकती है। इसके बाद जो छठे प्रकार की अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि जब हम एक तत्व को किसी भी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करेंगे तो जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो कम वाले को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। द्वि का मतलब क्या हुआ, विस्थापन के आगे हमने 2 शब्द लगा दिया। द्वि का मतलब ये है कि विस्थापन में जहाँ वो तत्व अकेला रह जाता था, द्विविस्थापन में वो अकेला नहीं रहेगा, मतलब दोनों लवणों के बीच में ही क्रिया होगी और वो दोनों ही अपनी अपनी जो साथ वाली आयन है उसको चेंज कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब उनका आदान प्रदान हो जाएगा। तो जैसे सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड जोड़ा तो पहले सोडियम के साथ सल्फेट था और बेरियम के साथ क्लोराइड था। तो जब इनके बीच में क्रिया होगी अब बेरियम सल्फेट को ले लेगा और सोडियम क्लोराइड को ले लेगा, तो मतलब दोनों ने ही अपनी जो आयन थी उसका एक्सचेंज कर लिया, आदान प्रदान कर लिया। तो इसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें कोई भी तत्व अकेला नहीं रहता, दोनों जो है दूसरे वाले तत्व के साथ जुड़ जाते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया की एक खास बात ये होती है कि इसमें एक पदार्थ हमेशा अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है। अवक्षेप मतलब अलग से उसकी एक परत बन जाती है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो ये आप कह सकते हो 7वें प्रकार की अभिक्रिया है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो आप 2 प्रकार में दिखा सकते हो। तो आप यही सेम उदाहरण द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी याद कर सकते हो और अगर आपसे अवक्षेपन अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण पूछा जाए तो आप उसमें भी दे सकते हो। तो अभी तक हमने 7 प्रकार की अभिक्रियाएं बच्चों कर ली हैं। इसके बाद 8वीं अभिक्रिया आती है। 8वीं अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगली अभिक्रिया जिसको ऑक्सीकरण या हिंदी में बोलते हैं उपचयन, और ये तो है आपकी 8वीं अभिक्रिया। और 9वीं अभिक्रिया है अपचयन, जिसको इंग्लिश में रिडक्शन कहा जाता है। और जिस अभिक्रिया में ये दोनों चीजें इकट्ठी होती हैं, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। क्योंकि इंग्लिश में अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन और उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, तो दोनों के पहले शब्दों से मिलकर बना दिया रिडॉक्स। आप इसको हिंदी में भी रिडॉक्स अभिक्रिया ही बोलते हो। तो इसका मतलब सिर्फ आपके इस टॉपिक में ही 3 क्रियाएं बनती हैं, उपचयन, अपचयन और रिडॉक्स। अब बारी बारी से हम इन तीनों में अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपचयन की। उपचयन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन को जोड़ना। मतलब जब भी कोई तत्व या कोई भी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ऑक्सीजन को वो ग्रहण कर लेता है, तो उसे उपचयन कहा जाता है। जैसे कॉपर है, तांबा है, तांबे को जब ऑक्सीजन के साथ जोड़ा, उसने कॉपर ऑक्साइड बनाया, तो ये उपचयन है, मतलब सिंपल उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई। इसी तरीके से जब किसी चीज में हाइड्रोजन जुड़ती है तो उसको क्या बोलेंगे, अपचयन। जैसे कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ गई, उसने कॉपर और जल बना दिया, तो ये आपका क्या हो गया, अपचयन। तो आपने क्या याद रखना है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ती है, तो वो उपचयन है। और जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास मतलब हट जाती है, तो उसे अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 बातें कही। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, और अपचयन में आप उल्टा कर दो। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। तो जब भी किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ेगी तो मतलब हाइड्रोजन हट जाएगी, और हाइड्रोजन जुड़ेगी तो ऑक्सीजन हट जाएगी। लेकिन बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। मतलब अगर एक अभिकारक का उपचयन हो रहा है तो उसी समय दूसरे अभिकारक का अपचयन हो जाएगा। मतलब एक चीज में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसी टाइम दूसरी चीज में से ऑक्सीजन हट जाएगी या उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। तो जब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसे हम उपचयन, अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड में जब हमने हाइड्रोजन जोड़ी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसने ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया और वो जल बन गई।
तो ऑक्सीजन को लिया इसलिए उसका तो उपचयन हुआ, लेकिन कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गई है, वो कॉपर बन गई है, तो इसलिए वो अपचयन है। मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन हट गई वो अपचयन और जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गई वो उपचयन। इसी तरीके से ये 2 उदाहरण और हैं जो रेडॉक्स अभिक्रिया के आपको दिए गए हैं। तो आपकी बैक एक्सरसाइज में भी बहुत सारे उदाहरण है, तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है और हाइड्रोजन हट रही है वहाँ उपचयन है, और जहाँ पे ऑक्सीजन हट रही है और हाइड्रोजन जुड़ रही है वहाँ पर अपचयन है। और अगर ये दोनों चीजें एक साथ होती है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कुछ आपकी अभिक्रिया ऐसी हैं जो 2 या 2 से ज्यादा में भी उदाहरण के रूप में देखी जा सकती है। जैसे इसी अभिक्रिया को आप संयोजन भी मान सकते हो, या इसी अभिक्रिया को आप विस्थापन भी मान सकते हो, क्योंकि इसने कॉपर की जगह ले ली। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको एक उदाहरण एक अभिक्रिया में आ रहा है तो आप उसको दूसरे में नहीं दे सकते, आप उसको दूसरे में भी दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने टोटल 10 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी। सबसे पहली अभिक्रिया हमने पढ़ी थी बच्चों संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के साथ ही तो सबसे पहली हमने की थी संयोजन। संयोजन अभिक्रिया के बाद जो हमने दूसरी अभिक्रिया की थी वो थी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद तीसरी अभिक्रिया जो हमने की थी वो थी वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद चौथी अभिक्रिया जो हमने की थी वो थी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पांचवी अभिक्रिया हमने की थी विस्थापन अभिक्रिया। छठी अभिक्रिया हमने की थी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी के साथ ही सातवीं अभिक्रिया हमने की थी अवक्षेपन अभिक्रिया। आठवीं अभिक्रिया हमने की उपचयन। नौवीं अभिक्रिया हमने की अपचयन और 10वीं अभिक्रिया हमने की थी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो टोटल ये 10 अभिक्रियाएं हैं जिनकी परिभाषा और उदाहरण आपको पता होने चाहिए। और उदाहरण आप वो याद करो जो आपको आसानी से याद हो जाए, और आप एक ही उदाहरण को 2 या 3 क्रियाओं में याद कर लो ताकि वो आपको अच्छे से ध्यान रहे।